कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी शुरुआत में सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मिनी यूपी इस इलाके को कहा जाता है और अगर कोई यूपी मॉडल है तो वो यूपी मॉडल यहाँ नहीं दिख पा रहा है मिनी स्तर पर भी, जबकि हम राजस्थान में हैं। यूपी मॉडल यहाँ नहीं आ सकता, मतलब राजस्थान का एक ऐसा सेपरेट मॉडल होना चाहिए था जो इस इलाके में एक मिनी यूपी मॉडल डेवलप कर जाता और सभी को दिखाने के लिए होता। कहानी दरअसल कुछ ऐसी है कि आप एक बच्चे को इमेजिन कीजिए, बहुत ब्रिलियंट है और सभी का ये कहना है कि ये जो बच्चा है वो आगे जाकर बहुत कुछ करेगा। फिर उसको सजेशन दिया जाता है कि भैया साइंस का सब्जेक्ट ले लो, साइंस में आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते खुलते हैं। लेकिन जब वो साइंस लेता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो साइंस के लिए बना नहीं है। ऐसे में वो किसी खास मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। भरतपुर को उड़ान के सपने तो बहुत दिखाए गए लेकिन पंख नहीं लग पाया। सपने जो एनसीआर रीजन के तौर पर भी दिखाया गया कि भाई एनसीआर में शामिल हो जाएंगे तो भरतपुर रातों रात सिंगापुर भी बन सकता है, लेकिन भरतपुर अपने ओरिजिनल अस्तित्व में भी नहीं रह पाया। जो पहले धीरे धीरे रोजगार के अवसर बनते थे वो रोजगार के अवसर भी नहीं बन पाए एनसीआर रीजन में होने की वजह से। और इसके अलावा आप विश्वास नहीं मानेंगे और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एनसीआर रीजन बनने के बाद कमेटी होती है जो प्रोजेक्ट्स तैयार करती है और उस प्रोजेक्ट के आधार पर विकास के काम किए जाते हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रोजेक्ट का नहीं बन पाना और उस प्रोजेक्ट को कागजों में लिखकर कमेटी तक पहुंचाना यह भी नहीं हुआ है। अगर ये हमारे साथ छलावा नहीं है तो क्या है, इस बारे में सोचना पड़ेगा और इसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे जिम्मेदार चेहरों से बहुत जल्द। जैसा कि दीपक लवानिया ने कहा, मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं यहां पर। अगर किसी विशेष समस्या की ओर आप ध्यान दिलाना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े और मुझे बताएं कि क्या बात है और थोड़ा शॉर्ट में हम बोलेंगे। आज के इस आयोजन पे सबसे पहले मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सीधे संवाद का आयोजन किया है। जहां तक भरतपुर के विकास की बात आती है तो हमेशा लोगों के दिमाग में दो चीजें रहती हैं कि एक टीटीजेड और दूसरा एनसीआर, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा अलग भी सोचना पड़ेगा। टीटीजेड और एनसीआर के अंदर और भी काफी जिले आते हैं जो भरतपुर से काफी ज्यादा विकसित हैं। तो फिर भरतपुर के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि जो भरतपुर का विकास, अगर मैं पड़ोसी जिले मथुरा, आगरा, पलवल, होडल इनसे भी ले लूं, एनसीआर के अंदर 24 जिले आते हैं। दूसरी बात, अभी एक आवाज उठती है कि एनसीआर से भरतपुर बाहर हो जाए तो भरतपुर का बहुत विकास चालू हो जाएगा। लेकिन एनसीआर के अंदर पाबंदियां अब आई हैं, वो पाबंदियां पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और एयर क्वालिटी कमीशन जो है उसकी पाबंदियां पर्यावरण को लेके आई हैं, जिससे कि उद्योगों का चलना मुश्किल हो रखा है। मेरा एक सवाल है कि यदि एनसीआर से भरतपुर बाहर भी हो जाता है तो जो एडजॉइनिंग एरिया का कमीशन है, जो कि एनसीआर के बाहर के जिलों से भी यदि पॉल्यूशन हो रहा है तो उन पे भी उसकी डायरेक्शन लागू होती है, तो क्या उस समय भी अगर केवल हम एनसीआर से हट गए और वो डायरेक्शन हमारे ऊपर लगी रही तो भी क्या भरतपुर का विकास हो सकता है? तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि भरतपुर के विकास की बात तो हम तब करेंगे जो भरतपुर के अंदर विद्यमान अभी जो उद्योग हैं उनकी रूपरेखा बनाई जाए, जिससे वो, तो हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं क्यों ना उसको मजबूत किया जाए, ये आप कह रहे हैं। और उसके अलावा और भी कोई चेहरे अगर मेरे अपनी बात रखना चाहते हो। हमारे भरतपुर में एनसीआर लागू होने के कारण किसानों के नए नए ट्रैक्टर जो 2020 में खरीदे हैं, किसी ने 2018 में खरीदे हैं के और CAQM के आदेश के अनुसार अब 1 जनवरी से BS6 वाहनों को ही एनसीआर क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। बसें 2020 मॉडल बसें हैं किसी की जिनकी किस्तें भी नहीं भर पाई हैं, वो बसें अब 1 जनवरी से चलाने के लिए RTO ऑफिस से नोटिस आया है कि ये बसें नहीं चलेंगी। एनसीआर के नाम पर यहाँ कोई आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा आई नहीं है। इस जिले की ज्वलंत समस्या है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए सिंचाई के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए, तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएं और उन्नति का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है ही नहीं। पानी कमी क्या है ही नहीं।
पानी, देखिए राजस्थान की अगर आप सियासत को देखेंगे तो शुरुआत से ही इसकी धुरी जल के आसपास रही है। ये भी अपने आप में एक विडंबना है कि अगर कोई राज्य जल से जला है तो वो हमारा राज्य है, क्योंकि कई इलाकों में जल की स्थिति बहुत गंभीर स्तर पर है। मैं और भी मेहमानों से बात करना चाहता हूं, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार अगर आप हाथ उठा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद समाचार प्लस के लिए। ये जो एनसीआर और टीटीजड़ वाला मामला ये सभी लोगों ने उठा चुके हैं। एक जो राजनीतिक मुद्दा है उसको मैं यहाँ सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। सन 1961 तक जो पहले की स्थिति थी, उन क्षेत्रों पर जो आज आरक्षित सीटें हैं एमएलए और एमपी की, उन पर दोहरी सदस्यता में चुनाव होने चाहिए। 61 तक दोहरी सदस्यता में चुनाव हुआ करता था। वह जनरल वाला भी लड़ता था और रिजर्व वाला भी लड़ता था, लेकिन 61 के बाद वह व्यवस्था बंद कर दी गई है। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि यह व्यवस्था पुनः लागू की जाए, ताकि जनरल वाला भी केवल वोटिंग देने का अधिकार नहीं लगे, चुनाव लड़ने का भी अधिकार रखता हो। यह व्यवस्था पुनः लागू की जाए। अथवा ये जैसे कि ग्राम पंचायत में, लोकल बॉडीज में रोटेशन की व्यवस्था है, ऐसे ही एमपी और एमएलए में भी रोटेशन की व्यवस्था हो, यानी वो सीटें हर 5 वर्ष बाद बदली जानी चाहिए। धन्यवाद। इलेक्शन प्रणाली में सुधार की भी भरतपुर की जमीन से उठी है। एक युवा साथी हैं, वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे ले लूं, फिर मैं वापस आगे की तरफ आऊंगा। जी नमस्कार। और सभी स्टेज पर बैठे हैं बड़े बुजुर्ग और सम्मानी आदमी, सभी के लिए नमस्कार, और नीचे बैठे हुए सभी के लिए नमस्कार। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में 99 में शहीद हो गए थे, और जब मेरी उम्र मात्र 3 महीने की थी और तब मैं 18 साल का हुआ, तब से और आज 3 साल हो गए पिछली निकम्मी सरकार में और इस सरकार में मरने के लिए मजबूर हूं। पर कोई ईमानदार नेता बीजेपी कांग्रेस काउ पार्टी में ऐसा ना है बाने मेरा हाथ थामे होए कि बेटा तू बिगर बाप को मैं तेरे संग हूं और चल तू मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा। जब मैं सबंते हाथ जोड़ के निवेदन करे हुए हर साल और हर टाइम पे, पर आज मैं भूखा मर रहा हूं, सिर्फ नेता की वजह से मर रहा हूं। ये नेता ना सुन रहे, अगर ये नेता ईमानदार है तो मेरी नौकरी लगवाओ। मैं अपनी माँ को अकेला बेटा महाराज साहब जाई टंकी पे तो उतार के लग गए, आज बिन्ने का ही नौकरी लगवाऊंगा। आज तक मेरी नौकरी ना लगी, भागो जिम्मेदार कौन है? और जब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब मैं बच्चा हूं तुम्हारा, मुंह पर नाते आगे ना चले जा रहा हूं, और आचार संहिता लगे हुए में मैं पहले हूं बीजेपी को विधायक के चुनाव में मुद्दा रहा हूं कि मेरी नौकरी लगेगी, पर आज तक वो नौकरी क्यों ना लगी? कोई विधायक जब पहले 6 मंत्री रहे, अब मंत्री है, क्यों ना सीएम साहब से कहे तुम एक बच्चा की हेल्प करो तो कम से कम भगवान तुम्हारे काजे बढ़िया देखो। ये इस समस्या पर हम बहुत जल्द जवाब लेकर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, और ये फ्रंट लाइन में एक बार फिर मैं आ रहा हूं, और भी लोग हैं सुझावों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ चेहरे अगर जोड़ना चाहते हो, अपने सवाल उठाना चाहते हो, तो मैं उनके पास भी पहुंचूंगा, लेकिन इस बात के साथ पहुंचूंगा कि पलायन एक बहुत गंभीर समस्या है। अगर पलायन होता रहा और युवा जाते रहे तो फिर भरतपुर नहीं रह जाएगा, और भरतपुर की पहचान को बचाना बहुत जरूरी है। युवाओं को यहीं पर रोक कर, और ये हो सकता है रोजगार के जरिए। जी आप क्या बोल रहे हैं? महोदय जी, मेरी ये समस्या है कि भरतपुर में जब तक नेता एक नहीं होंगे, जब तक ये एक नहीं होंगे, जब तक भरतपुर तरक्की नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? हमारी एक मंडी का वो होना था। ये तो बहुत बड़ी मांग है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के नेता एक साथ एक मंच पर आ जाए। भरतपुर का जब तक एक संसद या कोई भी होगा वो जो कहेगा भरतपुर का नहीं होगा, जब ही होगा जब सब एक होंगे। जब इनके दिलों में पाप है तो भरतपुर का विकास कभी नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपके समाचार प्लस में सूरत बदलनी चाहिए के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस मंडी प्रांगण में इस तरह का एक कार्यक्रम रखा। सबसे पहले तो मैं जब मंडी प्रांगण में हम बैठे हैं तो मंडी की सबसे बड़ी समस्या है कि व्यापारी सन 2008 से यहाँ प्रयासरत रहे कि मंडी भरतपुर की 247 राजस्थान में मंडी है, और भरतपुर की केवल एक मंडी जो प्राइवेट सेक्टर में चल रही है, और बाकी 246 मंडियां सरकारी सेक्टर में चलती हैं। हमारे साथ सौताला व्यवहार किया जाता है। बार बार हम बार बार ज्ञापन देते हैं,
बार बार मंत्रियों से देते हैं, बार बार हम मुख्यमंत्री जी से गुहार करते हैं, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी जाती है। 2008 से हम व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं। और भी अगर लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो और अपनी बात रखना चाहते हो तो मैं उनके पास भी आना चाहता हूं। जी जी सर, हमारी ईंट भट्टों की समस्या है। पूरे वर्ष का रॉयल्टी राशि ली जाती है 5 लाख रुपए के लगभग, और पिछले 5 साल से देते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो 3 महीने भट्टे चलते हैं। अब ये सब जो ड्रामा हुआ है एनसीआर की वजह से हुआ है, और कम से कम 15 करोड़ के लगभग ईंट भट्टों से पैसा ले चुके हैं रॉयल्टी विभाग के नाम से, माइनिंग विभाग। अब ये भट्टों को तो एक तरफ पाबंदी दे रहे हैं कि 1 मार्च से चलेंगे और वर्ष की रेगुलर चलाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सभी मंच पर सम्मानित लोगों से निवेदन है कि इसको भी ध्यान दें कि ईंट भट्टे वाले भी यहाँ भरतपुर में रहते हैं और चलाते हैं, क्योंकि इनकी कोई नहीं सुनता, ना कोई अधिकारी ना कोई देखने वाला है। और ये फाइल जो है जब से चल रही है मेरे टाइम से, और मालूम नहीं क्यों उस समय क्यों पैसे जमा किए हुए, अब आके वो वापस किए हैं, फिर दोबारा नए सिरे से लगाए। तुम क्या इसमें बीच में अड़ंगा पड़ा हुआ है? कौन लोग अड़ंगा लगा रहे हैं? 3 सरकार बदल गई, पर इसका निपटारा नहीं हो रहा है। इसको ऊपर उठा करके इस मामले को जरूर हल करें जा रहे। अभी हमारे भाई ने मंडी का ये मुद्दा उठाया था, तो उसमें आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शी नहीं है, उसमें दोबारा जांच कराकर पुनः आवंटन किया जाए। आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, अगर ये कागज आप मुझे दे दें तो मैं इसको अपने साथ रख लेता हूं। अच्छा ठीक है, आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर रहे तो बहुत सी चीजों का सोल्यूशन अपने आप हो जाता है। यहां से कोई कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी। मैं बयाना शिवगंज से आया हूं। हमारे लिए 1968 में अलॉटमेंट लेटर दिए गए थे। आज 55 साल हो गए और अलॉटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है कि हम पट्टे करा के देंगे। आज तक हमको पट्टे नहीं मिले। सरकार आती है, चली जाती है, हमको आश्वासन मिलता है। हमारी दुकान पिछली सरकार में पट्टे देने के लिए जो कैंप लग रहे थे उनका क्या हुआ? 68 में उनके कृषि उपज मंडी ये कहते हम करा के देंगे, वो ये कहते हैं एनओसी हमको जारी करे। ना कृषि उपज मंडी एनओसी जारी करती है, ना हमारे प्लॉटों पर जिससे हमसे बैंक से लोन दे सके या कोई काम कर सके। दूसरे 26 साल से हमारी सड़क में कोई काम नहीं हुआ है। जगह जगह सड़क में 2-2 हाथ गहरे गड्ढे बने हुए हैं। किसानों के माल में भर जाते हैं, पानी भर जाता है, भीग जाते हैं, रोज झगड़े होते हैं। हमारी ये मुख्य समस्या है, कोई सुनता ही नहीं है। एक छोटा सा अभियान हाउस है जिसको सरकार रबी के सीजन पे आरक्षण करा लेती है, ना किसानों का ना व्यापारियों का माल जमा होता है। इसलिए या तो एफसीआई गोदाम बनावे या उस पर और जगह दी जाए। कांटे पे माल बिना जमा होके चलता है, लेके आते 3-3, 4-4 कुंटल माल कटता है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार। ये एक कर लगाया गया जो 2007 में लगाया गया, जिसका नाम नगरीय विकास कर है, जिसको हम यूडी टैक्स के नाम से भी जानते हैं। यह कर जिसको 2017 में अक्टूबर में खत्म कर दिया गया और दोबारा से 2017 में लागू किया गया, पर उसकी गणना आज भी 2007 से की जा रही है। दूसरा, जनवरी 2023 से यह मुहिम जिला व्यापार महासंघ के द्वारा चालू की गई कि इसकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं और बार बार पुरानी सरकार को उन विसंगतियों से अवगत भी कराया गया, ज्ञापन के माध्यमों से, धरने के माध्यम से। और 7 जून 2023 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम में ही धरना दिया गया था यूडी टैक्स के खिलाफ, जिसमें 7 जून को ही माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने भी यह वादा किया था कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो नगरीय विकास कर को बहुत सरलीकरण किया जाएगा। तो आज हमारी अपेक्षा केवल यही है सरकार से कि जो वादा वो करके आए हैं, कृपया करके नगरीय विकास कर का सरलीकरण किया जाए, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसमें जो डीएलसी रेट लगाई गई है वो अपने आप में ही बिल्कुल बड़ी विसंगति है। बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जवाहर सिंह बेड़म, गृह राज्य मंत्री, समाचार प्लस के सूरत बदलनी चाहिए कार्यक्रम में आ चुके हैं। सभी से निवेदन है कि एक बार जोर से तालियां बजाकर करतल ध्वनि के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हमारे भरतपुर के ही लाल हैं। भरतपुर के लालों ने कमाल मचा रखा है। भजनलाल शर्मा भरतपुर के लाल मुख्यमंत्री हैं। जवाहर सिंह बेड़म
भरतपुर के लाल गृह राज्य मंत्री हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा समाचार प्लस चैनल के सभी साथियों का। उन्होंने सूरत बदलनी चाहिए इस विषय को लेकर संभाग मुख्यालय भरतपुर में नई मंडी के प्रांगण में कार्यक्रम रखा और सभी क्षेत्र के लोगों को उसमें आमंत्रित किया और मेरे जैसे एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को आम जन से रूबरू होने के लिए आपने बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मीडिया का ये काम होता है कि वो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करे, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम करे, साथ साथ उनके समाधान के रास्ते भी सुझाने का काम करे। हमारा ये दायित्व है कि हम जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आप सबको ये गौरव हासिल हुआ है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम गौरवान्वित हैं कि पूर्वी राजस्थान के एक किसान के बेटे को राजस्थान की कमान संभाली, लेकिन आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर पधारे थे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। शामिल होने के बाद शाम को जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं शहर के सभी वर्गों के प्रमुख लोगों से मुलाकात करना चाहता हूं और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है, उसमें राजनीतिक लोग भी हों, सभी दलों के लोग हों। अच्छी बात ये थी, उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोग हों, व्यापार संघ के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग भी हों, और उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे आप सर्किट हाउस में आमंत्रित करिए, सबके साथ चाय नाश्ता करेंगे और भरतपुर की सूरत कैसे बदले इसके लिए सकारात्मक प्रयास शुरू हों, उनके सुझाव भी उनके लेंगे। तो हमें खुशी है, हमने रात को 11 बजे 12 बजे तक सूचना करी थी, जिसमें सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, व्यापार संघों के अध्यक्ष, अपने मजदूर यूनियनों के अध्यक्ष जो भी थे उनको आमंत्रित करने का काम किया। करीब 20-25 लोग वहां पहुंचे भी और उन्होंने ये कहा कि ये मौका है कि राजस्थान के विकास के साथ साथ भरतपुर के विकास में भी पंख लगें। तो आप सब मिलजुल कर यहाँ कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिनको करने की आवश्यकता है वो काम किए जाएंगे। यहाँ ऐसे रोजगार के साधन कौन से उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिनसे हमारे बच्चों को, नौजवानों को रोजगार मिले। और दूसरी जो समस्याएं हैं आपने कही, एनसीआर हो, टीटीजेड हो, सुजान गंगा हो, इन सारे विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। हम साधुवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, आभार व्यक्त करना चाहेंगे उनका कि उन्होंने भरतपुर का लाल होने की जो उनकी सोच है, जो उनकी पहचान है, उसको पूरा करने के लिए 4 कदम आगे बढ़ के सबको साथ लेकर के आगे चलने का संकल्प लिया। मात्र 1.5 महीने के कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए और पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों के प्यासे कंठों की प्यास बुझाने के लिए, लोगों को सिंचाई की व्यवस्था कराने के लिए ERCP जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर MOU करके समयबद्ध कार्यक्रम के तहत उसको शुरू कराने का संकल्प भी उन्होंने ले लिया। इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि कल ही, आने वाला जो कल है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी अलवर जिले से ERCP के रूट पर अपना संपर्क शुरू करेंगे। भरतपुर, डीग और अलवर जिले के लोगों ने संकल्प लिया है कि आधुनिक भागीरथ, वर्तमान भागीरथ जब हमारे बीच में आ रहे हैं तो हम पूरा इस्तकबाल, स्वागत, सम्मान सड़कों पर खड़े होकर के उन पर पुष्प वर्षा करके करें, जिससे हमारी 40 साल पुरानी समस्या का समाधान भी शीघ्र होगा। यह भी हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी विभागीय के लिए जाने जाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे आपके एब्सेंस में यहाँ पर उठे जो त्वरित समाधान की मांग करते हैं। ऐसा ही एक मैं मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ एक युवा है, काफी भावुक था। मैं हालांकि भाई मैं पहले कह रहा हूँ, थोड़ी संयमित भाषा का अपन इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपनी बात सच में पहुंचाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए।
सर नमस्कार। सर मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे, वो ऑन ड्यूटी खत्म हो गए, पर पिछली सरकार में मंत्री जी डिजायर तो भेजते थे महाराज साहब, पर वो सीएम साहब से नहीं कहते थे, तो मतलब नौकरी नहीं लग पाई। और आप तो मतलब यहाँ अगर सीएम साहब से कहें तो मेरी तुरंत नौकरी लग जाएगी। बेटा मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को मुख्यमंत्री जी से कहूंगा और नियमों में यदि ये प्रावधान है तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात की पूर्ति होगी। अब क्या इस पर भी ताली नहीं बजेगी? जोरदार तालियां होनी चाहिए। तुरंत मंत्री जी, समाधान यही होता है। मंत्री जब जी, समस्या मैं पट आपकी समाधान। और सुन लीजिए, मैं आपकी व्यक्तिगत मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। मंत्री जी, ये बच्चा 2 बार इस पानी की टंकी पे भी चढ़ चुका है। जवाहर जी, मैं आपको दिखवा, ये सामने पानी की टंकी है, इस पर 2 बार ये चढ़ के बीरू बन चुका है, शोले का बीरू। इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और ये बहुत ज्यादा परेशान है, जैसा इसने बताया। देखिए दीपक जी, उसमें आप एक प्रार्थना पत्र तो मुझे अभी दे दें कि मैं उसकी क्वेरी करवा लूंगा। 2-3 चीजें हैं जो इनके पिताजी का साया इनसे उठा, उसका सुख दुख सबको है। जब कोई जवान शहीद होता है तो सरकार ने उसको शहीद का दर्जा दिया या नहीं दिया, एक विषय। यदि उसको शहीद का दर्जा दिया गया है तो शहीद होने वाले जवान के आश्रितों को जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती हैं। यदि नहीं मिलती हैं तो उनको दिलाने का काम दिया जाता है। यदि उनको शहीद का दर्जा नहीं है तो जिस विभाग में वो कार्यरत थे उस विभाग के नियम क्या कहते हैं उसके आधार पर आगे काम किया जाता है। मैं इसको पूरा परीक्षण करा लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से तेरी मुलाकात जवाहर बेडम कराएगा, ये तो निश्चिंत रहे। नियमों में प्रावधान जो भी होगा उन नियमों की पूर्ति करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये निश्चित रहिए। आप खुश हैं? थैंक यू बोलिए। थैंक यू। जिस समय पांचना डैम का डैम बना सन 77 के अंदर, उस समय इसकी हाइट थी 25 मीटर, लेकिन जो भरतपुर का हिस्से का पानी मिलना था, कहीं ऐसी गलती हम भरतपुर वाले ना कर बैठे कि पांचना में पानी डाल दिया जाए और भरतपुर का हिस्से का पानी नहीं मिला। ये इसमें कंडीशन होनी चाहिए। देखिए डीपीआर बन रही है और डीपीआर जब बनेगी तो उसमें सारी चीजों का, किसी भी जिले का हिस्सा कोई भी जिला नहीं रोक पाए, इन सारी चीजों का ध्यान उसमें रखा जाएगा। हमारे भरतपुर में जो पानी आने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो पांचना के पानी से उधर से कुकुंद नदी और गंभीर में होकर के आता है, एक रास्ता है जो बाणगंगा होकर के आता है और दूसरा रास्ता है जो रूपारेल होकर के आता है। ये राजस्थान से आने के, उत्तर प्रदेश से भरतपुर फीडर से और गुड़गावा कैनाल से पानी हमारे यहाँ आता है। तो ये तो निश्चिंत रहिए, किसी भी जिले के हिस्से के पानी पर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके डीपीआर तैयार कराई जा रही है और पानी की जब उपलब्धता हो जाएगी तो मैं समझता हूँ 70% समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। माननीय जवाहर सिंह जी बेडम आज पधारे, उनका स्वागत है। समाचार प्लस की बहुत बड़ी पहल है। मैं माननीय मंत्री जी को यही निवेदन करना चाहता हूँ, तो जो टीटीजेड और अभी एनसीआर के विषय तो चर्चा हुई, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये हमारे पेट्रोलियम संघ के भी, डीलर संघ के भी संरक्षक और सभी लोग बैठे हैं। विधानसभा चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे राजस्थान के जो वेट और टैक्स की जो वो है, क्योंकि सराउंडिंग स्टेट जो लगते हैं, चूँकि हमारे 5 किलोमीटर से ही उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है, आगरा से भी और इधर मथुरा रोड से भी, तो लगभग 5 से 10 रुपए का अंतर डीजल और पेट्रोल पे आता है। तो ये चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी हमारे सामने है, मैं निवेदन करूंगा, चूंकि आपसे उम्मीद है, हमारे भरतपुर के लाल भजन लाल जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं और आप भी भरतपुर के लाल हैं, हमारे राजस्थान विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भरतपुर की चीज़ों, भरतपुर के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है और हालांकि आप अपने क्षमता से ज़्यादा खूब कार्य कर रहे हैं, दिन रात भरतपुर की सेवा, राजस्थान की सेवा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये एक जो रोजगार का विषय है, क्योंकि अभी जो नवीन जी ने कहा कि जब तक बाहर के ग्रुप यहाँ हम आमंत्रित नहीं करेंगे राजस्थान में,
क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज किसी समय में सिमको, GW, डालमिया डेयरी, परफेक्ट सैनिटरी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। आज के समय में सिर्फ तेल उद्योग जो है वो भरतपुर में, और वो भी बड़े संघर्ष का दौर से गुजर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, चूंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन होता है, तो राजस्थान को सरसों उत्पादक क्षेत्र, चूंकि मंडी में भी हम बैठे हैं, राजस्थान को सरसों उत्पादक क्षेत्र घोषित किया जाए और भरतपुर को पर्यटन जिला घोषित किया जाए। ये आपसे निवेदन है। धन्यवाद। 6 महीने बाद आप महसूस करेंगे सूरत बदलनी चाहिए के एवज में सूरत बदली। अभी 6 तारीख को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी ओर से जो शब्द कहे वह मैं आपको 2 लाइन 3 लाइन में कहना चाहता हूं। एक ही लाइन में, एक ही लाइन वो तो में। मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब अपनी बात, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कहीं और जाते थे। उन समस्याओं के निदान के लिए मैं स्वयं आपके पास आया हूं और 1 दर्जन समस्याओं को गिनाते हुए उनके निराकरण का उन्होंने वायदा किया। इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, जवाहर सिंह जी बहुत चिंतित हैं। निश्चित रूप से 6 महीने में सूरत बदली, यह मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल करना चाहता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कृष्ण कुमार अग्रवाल जी, जो तेल मिल ऑयल मिलर के अध्यक्ष हैं और संभागीय सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जवाहर सिंह जी से तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, सहजता से, सुलभता से हमें उपलब्ध होते हैं। कभी फिर जयपुर बैठ के तसल्ली से बात करेंगे, आगे कार्यक्रम है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। और एक बार फिर सबका बहुत आभार। देखिए, आप सबके बहुत शानदार सुझाव हैं और उनका समाधान भी आप स्वयं हैं सब। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की बैठक बुलाई, उनमें से 70% लोग यहाँ बैठे हैं। आप तो कमेटी बनाओ, जो आप सपना सोचते हैं कि भरतपुर का विकास ऐसे हो, उसी तरह से विकास आगे बढ़ेगा। आपकी समस्याओं के समाधान होंगे और उन समस्याओं के समाधान करके हम जो कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और जो सपने को पूरा करने का जो संकल्प है कि भरतपुर में पंख लगेंगे और भरतपुर शहर विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल होगा, ये विश्वास करिए।